स्टडी चैनल्स स्टडी विद @पेपर। आज आप लोगों को हम एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, यानी कि धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी किसे कहते हैं, धातु कर्म किसे कहते हैं। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की रासायनिक क्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो रासायनिक क्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ या वे तत्व जो भूपर्पटी में यानी कि भूगर्भ में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि। अयस्क वे पदार्थ जिनसे, यानी वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु कम खर्च में प्राप्त की जाती है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क आपके निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क, जो जिनमें सल्फर युक्त होते हैं अयस्क उन्हें सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, यहाँ पर अशुद्ध जो है आपका अयस्क है वो सल्फर के रूप में पाया जाता है। फिर ऑक्साइड अयस्क, उसके बाद में आपका आता है हाइलाइड अयस्क। देखिए इसके बाद में क्या होता है कि मेटलर्जी कापर, हम आप लोगों को बताएंगे कापर का धातु कर्म। इससे सबसे पहले आते हैं कि कापर के अयस्क। कापर के अयस्क, प्रमुख अयस्क। कापर के प्रमुख अयस्क जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2। दूसरा होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O। इसके बाद होता है मैलेकाइट, मैलेकाइट CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस। एजोराइट, एजोराइट 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये आपके हैं कापर के प्रमुख अयस्क। सबसे पहले कापर का प्रमुख अयस्क होता है कापर पायराइट CuFeS2, कापर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O। इसको हम रूबी कापर भी बोलते हैं। ये आपका जो होता है इसको रूबी कापर भी कहा जाता है Cu2O को। मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, एजोराइट 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ये आपके हैं कापर के प्रमुख अयस्क। अब देखिए इसमें कापर का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है, जो कि आप देखिए आगे। अभी आपके प्रमुख अयस्क हो गए। अब इसके बाद में होता है कापर के यानी कि अयस्कों का सांद्रण, यानी कि कापर का निष्कर्षण। कापर निष्कर्षण में आता है आपका अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में आपका जो आता है सबसे पहले होता है झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। अब देखिएगा झाग प्लवन विधि में क्या होता है। ये देखिएगा यहाँ पे फिगर द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को। आर्ट जो है भाई हमारी अच्छी नहीं है, थोड़ा देखिएगा ऐसे। ये आपका एक टैंक है और इसमें जो ये है एक नली लगी होती है वायु प्रवाहित करने के लिए, जिससे इस पात्र में वायु को प्रवाहित किया जा सके। और इसमें जो होता है जल भरा होता है। ये आपका जल भरा हुआ है।
ये जो अयस्क है यहाँ पे, अयस्क झाग के रूप में आ जाता है ऊपर, झाग बनाओ, यहाँ पे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। अब देखिएगा झाग प्लवन विधि में किस प्रकार से होता है। जो हमारे अयस्क होते हैं, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं जिन्हें हम स्टैम्प मिल में तोड़ करके महीन चूर्ण बना लिया जाता है, यानी कि बारीक पीस लिया जाता है, जिसे एक जल से भरे टैंक में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जल से भरे टैंक में प्रवाहित करते हैं, जिसमें नारियल या चीड़ का तेल मिलाकर पोटेशियम एथिल जेंथेट का मिक्सचर मिला करके नली की सहायता से तीव्र वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। जैसे इसमें तीव्र वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, अयस्क जो होता है झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार फिर बता दें झाग प्लवन विधि क्या होता है। कल अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को स्टैम्प मिल में तोड़कर बारीक महीन चूर्ण बना लिया जाता है, जिसे एक जल से भरे टैंक में प्रवाहित करते हैं, जिसमें नारियल व चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जेंथेट का मिक्सचर मिलाते हैं, जिससे जो आपका नली है, नली की सहायता से तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है, जिसे झाग प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि तो इस सांद्रित अयस्क का यानी अयस्क का सांद्रण था। अब इसके बाद में आता है भर्जन, सांद्रित अयस्क का भर्जन। अब देखिए जो भी अयस्क आपका होता है, अगर यहाँ पे अयस्क आपका सल्फाइड है, ठीक है, तो उसका भर्जन किया जाता है। अगर ऑक्साइड अयस्क हो तो वहाँ पे उसका निस्तापन किया जाएगा। अब देखिए भर्जन में क्या होता है, सांद्रित अयस्क को, यानी कि जो अयस्क का सांद्रण जहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में, वह सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में वायु के नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। रिएक्शंस देखिएगा, जैसे कि हम कोई भी अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित सल्फर वायु के साथ करके सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक वायु के साथ में आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी, अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। ठीक है, कॉपर पाइराइड CuFeS2, कॉपर पाइराइड, ये भर्जन, यानी कि यहाँ से जो भी परावर्तनी भट्ठी में वायु की नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए इतना गर्म करते हैं कि उसमें सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं, अपने ऑक्साइडों में पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तथा कॉपर पाइराइड वायु के साथ रिएक्शंस करके, यानी कि अभिक्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने के फिर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में बदल जाता है। ये आपका हो गया भर्जन। अब इसके बाद में आता है प्रगलन। प्रगलन भर्जित अयस्क को, यानी कि भर्जन से प्राप्त अयस्क को वात्या भट्ठी में बिना पिघलाए गर्म करते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भर्जित अयस्क से प्राप्त या भर्जन से प्राप्त अयस्क को वात्या भट्ठी में कोक और सिलिका मिला करके गर्म करते हैं, जिससे वात्या भट्ठी के अंदर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। जैसे पहला रिएक्शन था कॉपर, फर्स्ट नंबर। अब देखिएगा प्रगलन, भर्जित अयस्क से प्राप्त अयस्क को वात्या भट्ठी में कोक और सिलिका मिला करके गर्म करते हैं, जिससे वात्या भट्ठी के अंदर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। फर्स्ट नंबर पे क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। Cu2S + 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O + 2SO2। दूसरे नंबर फेरस सल्फाइड का कुछ भाग फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ में अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट नामक धातुमल बना देता है,
जो कि एक प्रकार की अगलनीय अशुद्धि होती है जो वात्या भट्ठी की पेंदी पर तैरती रहती है, जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। और प्रगलन में वात्या भट्ठी के पेंदे पर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण शेष रह जाता है, जिसे हम मैट कहते हैं। बेसेमरीकरण, प्रगलन के बाद में आता है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण में क्या होता है, ये आपका फिगर, इसको बेसेमर परिवर्तक बोलते हैं। यह एक लोहे का बना पात्र होता है जिसके बाहर की दीवारें अग्नि संयुक्तों की बनी होती हैं और अंदर की दीवारें मैग्नीशिया तथा सिलिका की बनी होती हैं। इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए एक नली लगी होती है जिसे हम टवियर कहते हैं। अगर एक इस प्रकार से स्टैंड पर व्यवस्थित किया जाता है जिसे ऊपर नीचे आसानी से घुमाया जा सके। इसमें इसके पेंदी में मैट भरा हुआ होता है। तो बेसेमर परिवर्तक एक लोहे का बना पात्र होता है जिसके बाहर की दीवारें अग्नि संयुक्तों की तथा अंदर की दीवारें मैग्नीशिया तथा सिलिका की बनी होती हैं। इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए एक नली लगी होती है जिसे टवियर कहते हैं। स्टैंड को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसे ऊपर नीचे आसानी से घुमाया जा सके। तो बेसेमर परिवर्तक में मैट का या मैट भर कर के टवियर की सहायता से तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे बेसेमर परिवर्तक के अंदर निम्न प्रक्रियाएँ होती हैं। नंबर 1, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड का कुछ भाग या फेरस सल्फाइड वायु के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो सिलिका के साथ अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट नामक धातुमल बना देता है, जो कि एक प्रकार की अगलनीय अशुद्धि होती है जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा, क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग वायु द्वारा क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। Cu2s प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस 2SO2। क्यूप्रस ऑक्साइड शेष बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करके फफोलेदार कापर का निर्माण कर देता है। अगर फफोलेदार कापर क्या है, व्हाट इज अ फफोलेदार कापर? फफोलेदार कापर किसे कहते हैं? जब बेसेमर परिवर्तक से प्राप्त कापर को सिलिका की बड़ी बड़ी टंकियों में, सिलिकॉन की बड़ी बड़ी टंकियों में पलटते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलता है, जिससे कापर की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको फफोलेदार कापर कहा जाता है। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।